आज का स्वाध्याय है भाषा। यह जो हम बालकों का के विषय से संबंधित स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम 6, 7, 8, 9 वर्ष के बालकों के लिए किस प्रकार से आ, वह खेल खेल में चीज़ों को सीख सकें और उनके जी उनके सीखने के क्रम में कोई उन पर अतिरिक्त दबाव ना रहे। इस क्रम में वह अपनी रुचि पूर्वक जो सामान्य चीज़ें जो अपने जीवन में वो सीख सकते हैं या उनके लिए जो ज़रूरी हैं, वह विषय कैसे वो समझ सकें, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम समझेंगे तो बालकों को समझाने में हमारे लिए आसानी होगी। इस विषय का स्वाध्याय हम शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान पुस्तक से कर रहे हैं। इसमें आचार्य वागभूषण बता रहे हैं, उन्होंने विभिन्न विषयों के बारे में इसमें बताया और उन्होंने बताया जैसे कि अपने श्रोताओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि पाठकों को लगता था कि कवि कुल गुरु कालिदास की उपमा महाकवि भारवी के अर्थ गौरव कवि दंडी का पद लालित्य कवि मार्ग से भी आचार्य वागभूषण की शैली में समाहित थे। ये आचार्य निधि श्री निधि आचार्य वागभूषण के बारे में बता रही है। भाषा प्रभुत्व के वे साक्षात मूर्त स्वरूप थे। उनकी वाणी भाषा के साथ साथ उनके संगीत का अभ्यास सभी अभ्यास भी यह दर्शाता है। श्रोता जब उनकी बात सुनते थे, तब वे क्या कह रहे हैं इसकी ओर ध्यान देते ही थे, साथ ही कैसे बोल रहे हैं इसकी ओर भी आकर्षित होते थे। आचार्य ज्ञान निधि तथा सभा का अभिवादन कर उन्होंने विषय प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि इस विषय का जो उद्देश्य है, भाषा विषय का उद्देश्य है, भाषा प्रकृति की ओर से मनुष्य को मिला हुआ विशिष्ट उपहार है। केवल मनुष्य को ही भाषा का वरदान प्राप्त है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भाषा आनी ही चाहिए। किसी भी अन्य मानव या व्यक्ति से सोच विचार भावना या जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ भी सीखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम भाषा सीखनी चाहिए। कोई भी विषय सीखना हो तो भाषा की सहायता से ही सीख सकते हैं। भाषा आधारभूत विषय है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भाषा सीखनी ही चाहिए। संदर्भ, सर्वप्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा ही समझें, क्योंकि जीवन के प्रारंभ से ही मातृभाषा सीखने की शुरुआत हो जाती है। मातृभाषा अच्छी तरह आने के बाद ही अन्य भाषा अच्छी तरह सीख सकते हैं। भाषा प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है, हमारे आसपास के जीवन से संबंधित है। जीवन का अनुभव, जीवन की समझ एवं भाषा विकास एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए भाषा शिक्षा जीवन निष्ठा ही होनी चाहिए। भाषा सीखना क्या है? भाषा के दो स्वरूप हैं, ध्वनि स्वरूप एवं वर्ण स्वरूप। मौखिक भाषा ध्वनि स्वरूप है एवं लिखित भाषा वर्ण स्वरूप है। इन दोनों में मूल भाषा तो ध्वनि स्वरूप ही है। वर्ण स्वरूप ध्वनि स्वरूप का अनुसरण ही करता है, अर्थात भाषा को प्रथम बोला जाता है, इसके बाद लिखा जाता है। जैसे बोला जाता है वैसे ही एवं वैसा ही लिखा भी जाता है। भाषा की व्याख्या यही कहती है।
भाषा की परिभाषा है या भाष्यते सा भाषा। जो हम बोलते हैं वही भाषा है। भाषा सीखना अर्थात अच्छा बोलना, अच्छा एवं सही लिखना सीखना है। भाषा के मुख्य चार कौशल हैं, दो ध्वनि स्वरूप के एवं दो वर्ण स्वरूप के। ध्वनि स्वरूप के दो कौशल अर्थात सुनना, श्रवण एवं बोलना, कथन। वर्ण स्वरूप के दो कौशल हैं, पढ़ना एवं लिखना। यहाँ भी कथन श्रवण का अनुसरण करना करता है एवं लेखन वाचन का, अर्थात व्यक्ति जैसा सुनता है वैसा बोलता है एवं जैसा पढ़ता है वैसा ही लिखता है। इस तरह भाषा के चार कौशलों का क्रम है, श्रवण, भाषण, वाचन एवं लेखन। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल इसी क्रम में सीखने चाहिए। भाषा के अन्य दो आयाम हैं, शब्द एवं अर्थ। ध्वनि समूह से बनने वाले अर्थहीन शब्द को भाषा नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सा रे गा गा, ये ध्वनि है। इनमें स्वर है परंतु अर्थ नहीं है, इसलिए वह संगीत है परंतु भाषा नहीं है। शब्द यदि ध्वनि है तो उसका अर्थ जीवन में है। इस तरह जीवन के विविध सोपानों को स्पष्ट और अभिव्यक्त करने वाले ध्वनि समूह हैं भाषा। भाषा सीखने का अर्थ है शब्द एवं अर्थ दोनों सीखना। शब्द, शब्द रचना, शब्दों की योग्य व्यवस्था से बनने वाले वाक्य, वाक्यों के विविध प्रकार, वाक्यों की विविध प्रकार की रचना आदि सब कुछ मिलाकर व्याकरण बनता है। वचन, पुरुष, लिंग, संधि, समास आदि सब व्याकरण का एक भाग हैं। यह सब भी सीखना पड़ता है। जानकारी एवं विचार की अभिव्यक्ति अर्थात निबंध, अपने विषय में कहना हो तो आत्मकथा, छंदोबद्ध रचना करना हो तो पद्य, भावना या विचारों को शब्दों में व्यक्त करके स्वर में गायन करना अर्थात गीत, अन्य किसी के विषय में वर्णन करना हो तो चरित्र कथन, पूर्व समय में घटित घटना को मनोरंजक रूप से कहना हो तो कहानी, संवाद के रूप में कहना हो तो नाटक। ऐसे विविध प्रकार की अभिव्यक्तियों को सीखना भी भाषा शिक्षा ही कहलाता है। अर्थात भाषा केवल शब्द नहीं है, यह मात्र अर्थ भी नहीं है, परंतु यह शब्द एवं अर्थ दोनों है। इन दोनों के संबंध में कितनी एकात्मता है, यह दर्शाने के लिए महाकवि कालिदास ने शिव एवं पार्वती की जो उपमा दी है वह समझने की यहाँ आवश्यकता है। रघुवंश नामक महाकाव्य का प्रथम श्लोक इस प्रकार है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपद्यते प्रत्यय जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरी परमेश्वरो। वाक शब्द एवं अर्थ के समान एक दूसरे से जुड़े हुए, शब्द एवं अर्थ की प्रति स्वरूप की प्राप्ति स्वरूप जगत के माता पिता पार्वती एवं परमेश्वर शंकर को मैं वंदन करता हूँ। अर्थात शब्द एवं अर्थ भाषा रूपी सिक्के के दो पहलू के समान है, इसलिए भाषा सीखना अर्थात जीवन की अभिव्यक्ति का अर्थ सीखने के बराबर है। इस प्रकार देखें तो भाषा अच्छी तरह से सीखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाषा का संबंध पांच कोशों के विकास से है, इसलिए भाषा सीखना या सिखाना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस विषय पर जोर देकर इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आज भाषा की बहुत उपेक्षा हो रही है। सही उच्चारण, सुंदर लेखन, योग्य संवादों का उपयोग, सही वर्तनी, सही वाक्य रचना, मधुर एवं ललित भाषण एवं लेखन, मौलिक लेखन आदि की लोग तनिक भी परवाह नहीं करते। गुजराती या हिंदी वाक्यों में
अनेक अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करके भाषा को विकृत बना दिया गया है। ऐसा करके हम अपने ही ज्ञान के स्रोत को सुखा रहे हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए भाषा अच्छी तरह सीखना कितना आवश्यक है, यह समझाने के लिए इतना विवेचन किया है। संक्षेप में कहा जाए तो भाषा सीखना अर्थात शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना, अक्षरों का, शब्दों का, वाक्यों का। सुंदर एवं शुद्ध लेखन सीखना, अक्षरों का, शब्दों का, वाक्यों का। शुद्ध, स्पष्ट, तेज, भाववाही, मौन एवं सस्वर सस्वर पढ़ना सीखना, शब्दों का अर्थ जानना, शब्द रचना एवं वाक्य रचना सीखना, भाषा की रचना अर्थात व्याकरण का अध्ययन, विविध छंदों का स्वर एवं लय से काव्य ज्ञान करना सीखना, अर्थात भाषा एवं संगीत का समन्वय करना। कक्षा 1 एवं 2 में सबसे अधिक जरूरी उच्चारण, वाचन, लेखन एवं शब्द रचना है। पाठ्यक्रम इसमें बताया है बोलना। बोलने के लिए क्या रहेगा? वर्ण, स्वर, शब्द, वाक्य, विराम चिन्ह, आरोह अवरोह, संयुक्ताक्षर, अनुप्रासात्मक एवं अनुरणात्मक शब्दों का स्पष्ट शुद्ध उच्चारण। वाचन, शब्द, वाक्य, परिच्छेद, अक्षर, वर्तनी का स्पष्ट शुद्ध उच्चारण सहित भाववाही तथा मौन वाचन। लेखन, वर्ण, मात्रा, शब्द, संयुक्ताक्षर, वाक्य लेखन। शब्द रचना एवं शब्दों का अर्थ, वाक्य रचना एवं वाक्यों का अर्थ, कविता एवं गीत का पाठन एवं गान। इसमें अब इसका विवरण किया जा रहा है। जैसे भाषण में छात्र जैसे सुनते हैं, भाषण बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। छात्र जैसे सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसलिए छात्रों को शुद्ध बोलना सिखाने के लिए शिक्षकों को हमेशा शुद्ध उच्चारण से ही बोलना चाहिए। छात्रों के घरों में विभिन्न भिन्न बोलियों का प्रयोग होता है, जैसे अवधी, भोजपुरी, बिहारी, उत्तरांचली, मारवाड़ी, ब्रजभाषा इत्यादि। इन बोलियों एवं शुद्ध भाषा में अंतर होता है। इसलिए घर की ऐसी बोली में पले बड़े छात्रों को शुद्ध भाषा बोलना कठिन लगता है। यदि शिक्षक घर में ऐसी ही बोली बोलते हों तो उन्हें भी शुद्ध बोलना कठिन लगता है। कभी-कभी शुद्ध बोलने में वे अस्वाभाविक भी बन जाते हैं। परंतु यदि छात्रों को घर एवं विद्यालय दो में से कहीं भी एक जगह भी शुद्ध भाषा सुनने को न मिले तो वे शुद्ध भाषा बोलना सीख ही नहीं सकेंगे। इसलिए शिक्षकों को स्वयं तो शुद्ध भाषा बोलना सीखना ही चाहिए। इसका अन्य कोई विकल्प ही नहीं है। शुद्ध भाषा सुनते सुनते ही छात्र भी उसी तरह बोलना सीख ही जाएंगे। छात्र आमतौर पर यदि शुद्ध भाषा के वातावरण में रहेंगे तो उन पर विशेष ध्यान देकर एक अक्षर से शुद्ध करके उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट करते रहना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को एक एक अक्षर से जोर जोर से बोलकर छात्रों से सामूहिक एवं व्यक्तिगत तौर पर बुलवाना चाहिए। बोलते समय उन्हें उच्चारण में जो जो कठिनाई पड़ती है उस पर ध्यान देकर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यह सब प्रयास अन्य किसी तरह से नहीं, केवल सुनकर ही हो सकता है। संपूर्ण भाषण की मूल इकाई अक्षर है। अक्षर से ही शब्द बनता है, शब्द से वाक्य एवं वाक्य से संपूर्ण भाषण। इसलिए सर्वप्रथम अक्षर के उच्चारण पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अक्षरों के उच्चारण का प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए। वर्णों के मुख्य दो प्रकार हैं, एक स्वर एवं दूसरा व्यंजन। प्रथम व्यंजन एवं उसके बाद स्वर का उच्चार सिखाना चाहिए।
कुछ व्यंजन कठिन होती हैं, उदाहरण के तौर पर ड, ण, ज्ञ। इनमें ज्ञ संयुक्त अक्षर है, फिर भी इसे वर्णमाला में स्वतंत्र स्थान मिला है। इन सभी व्यंजनों का उच्चारण अंग, यम, अण, ज्ञ किया जाता है, परंतु यह उच्चारण सही नहीं है। इसलिए इन अक्षरों के उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज एवं झ, ज एवं झ में स, में एवं स, श और पेट कटा श। उच्चारण में भी यह अंतर है। यह भी जल्दी ध्यान में नहीं आता है। कभी कभी तो ग एवं घ का अंतर भी ध्यान में नहीं आता है। इसलिए इन अक्षरों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी तरह फ का उच्चारण भी अंग्रेजी के एफ के समान ही किया जाता है, उसे भी सुधारना चाहिए। स्वर के उच्चारण में ह्रस्व या दीर्घ का भेद नहीं है, नहीं करना भी मुख्य दोष है। यह दोष इतना व्यापक है कि अब तो कुछ लोग लिपि से इस भेद को ही सुरों के उच्चारण सुरों के उच्चारण में ह्रस्व एवं दीर्घ का भी भेद नहीं करना भी मुख्य दोष है। यह दोष इतना व्यापक है कि अब तो कुछ लोग लिपि से इस भेद को ही दूर करने की अनुशंसा करने लगे हैं, परंतु हमारी लापरवाही की वजह से भाषा में बदल लाने की बजाय हमें ही शुद्ध बोलने की शुरुआत करनी चाहिए। विसर्ग का उच्चारण भी विशेष रूप से सिखाना चाहिए। अक्षरों के उच्चारण के बाद शब्द बोलना सिखाना चाहिए। दो अक्षर के शब्द से शुरू करके क्रमशः तीन पाँच, तीन चार पाँच अक्षर के शब्द बोलना सिखाना चाहिए। शब्द बोलते समय एक से अधिक अक्षर एक के बाद एक के क्रम में बोलना होता है। इसमें उच्चारण तंत्र, जिह्वा एवं दांत का बहुत व्यायाम होता है। शब्दों के बाद वाक्य की बारी आती है। वाक्य बोलते समय ही आरोह अवरोह एवं बीमार विराम चिन्हों का उच्चारण भी करवाया जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रश्नवाचक वाक्य हो तो वाक्य में आरोह एवं सामान्य वाक्य हो तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आता हो तो अवरोह आना चाहिए। विराम चिन्हों की पहचान या आरोह अवरोह क्या है, यह समझाने की जरूरत नहीं है। केवल बोलना आए यही अपेक्षा है। इसके बाद इन सब के बाद संयुक्त अक्षरों की बारी आती है। एक एक अक्षर के समान ही एक एक संयुक्त अक्षर बोलना सिखाना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को भिन्न भिन्न संयुक्त अक्षरों की सूची बनाकर वह संयुक्त अक्षर जिसमें आते हैं ऐसे शब्द बनाने चाहिए एवं ऐसे शब्दों से युक्त वाक्यों का सस्वर पाठ करवाकर अभ्यास करवाना चाहिए। यह सब करते समय आम बातचीत, बोलना, सुनना, गाना आदि तो चलता ही रहेगा। धीरे धीरे आम बातचीत में भी शुद्धता के साथ अभ्यास होता रहे, यह यहाँ अपेक्षित है। शुद्ध उच्चारण अलग से हो एवं आम बातचीत अलग तरह से हो, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। परिचय, चित्र, वर्णन, घटना, निरूपण
कथा, कथन, वाक्य, पठन, श्रुत, स्तोत्र, पाठ इत्यादि बोलने कथन के अच्छे माध्यम हैं। शुद्ध उच्चारण के लिए संस्कृत सुभाषित मंत्र एवं सूत्रों का पठन बहुत उपकारक सिद्ध होता है। किसी भी उच्चारण दोष को दूर करने की क्षमता संस्कृत के उच्चारण में है। इसलिए शुद्ध हिंदी बोलना, कथन करना सीखने के लिए इन सभी का अभ्यास करना होता है। वाचन, वाचन का प्रारंभ वर्णों से न कर शब्दों एवं वाक्यों से करना चाहिए, क्योंकि शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, अक्षरों का नहीं। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष नमूना या चित्र उपलब्ध हो, ऐसे शब्दों को वाचन के लिए चुनना चाहिए। चित्र या मूर्त वस्तु विहीन शब्दों का अर्थ कभी भी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ पाता है, तथा चित्र एवं शब्द एक साथ होने से वस्तु की आकृति एवं शब्द की आकृति का समायोजन सरल बनता है। इसलिए चित्र के साथ शब्दों को पढ़ने का अभ्यास पर्याप्त होना चाहिए। चित्र सहित शब्दों में सभी अक्षरों का समावेश हो, ऐसे शब्द चित्र चुनने चाहिए। शब्द एवं चित्र से वाचन करने के बाद कुछ समय तक उन्हीं शब्दों का वाचन बिना चित्र के भी करवाएं, क्योंकि यहाँ वस्तु की आकृति के समान ही होने की संभावना होती है। हो सकता है कि उसे स्वतंत्र रूप से अक्षर वाचन न अब एकक अक्षर का वाचन स्वतंत्र रूप से करवाएं। इससे पूर्व एकक अक्षर का सस्वर पठन एवं सभी अक्षरों से युक्त अर्थपूर्ण वाचन का प्रचुर मात्रा में अभ्यास हो चुका है। इससे एकक अक्षर एवं संयुक्त अक्षर की पहचान करके पढ़ना आसान बनाया जा सकता है। एकक एक एक अक्षर पढ़ना आ जाने के बाद अक्षरों का उपयोग करके शब्द बनाने का अभ्यास करवाना चाहिए। इसके लिए भाषा के अनेक प्रकार के खेल बनाए गए हैं। इसके पश्चात धारा प्रवाह वाचन की शुरुआत होती है। संपूर्ण वाचन के लिए प्रथम अनुवाचन का प्रयोग करना चाहिए। अनुवाचन अर्थात प्रथम शिक्षक सस्वर वाचन करें। इसके बाद छात्र शिक्षक को सुनकर एवं पुस्तक में देखकर सस्वर पढ़ें। ऐसा करने से बोलना एवं देखना, पढ़ना दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी एवं भाषा के ध्वनि स्वरूप एवं वर्ण स्वरूप के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। अब छात्रों से स्वतंत्र वाचन करवाएं। स्वतंत्र वाचन अर्थात पुस्तक का स्वयं किया गया वाचन। इस प्रकार वाचन के अभ्यास के दौरान ही पुस्तक के अतिरिक्त फलक, अखबार, पत्रिकाएं इत्यादि सब कुछ पढ़ने का अभ्यास होते रहना चाहिए। प्रारंभ में सस्वर जोर से पढ़ने के बाद मंद स्वर में वाचन एवं अंत में मन में ही वाचन हो, यही वाचन का क्रम है। यह वाचन सिखाना अर्थात धारा प्रवाह वाचन ही सिखाना अपेक्षित है। लेखन, वैसे तो लिखना सीखना चित्र के समान ही जैसा हम लेखन में देख रहे हैं, वैसे तो लेखन सीखना चित्र के समान ही उद्योग का एक भाग माना जाना चाहिए। किसी भी अक्षर के लिए आवश्यक मोड़ उद्योग के पहले मुद्दे के समान है एवं सीधी एवं तिरछी लकीरें खींचना ही है। ऐसी लकीरों एवं उचित मोड़ के सही अभ्यास के बाद आसान मोड़ एवं आकृतियों वाले अक्षर पहले सीखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर दो अर्धगोलों का उपयोग करके बनने वाले घ, ध,
छह आसान है। एक गोल एवं अर्धगोल तथा खड़ी लकीर वाला क भी आसान है। इसी तरह समान आकृतियों वाले अक्षरों के समूह बनाकर एक एक अक्षर उचित मोड़ में लिखना सिखाना चाहिए। लिखने के लिए पहले स्लेट एवं बाद में पुस्तिका का उपयोग करना चाहिए। अक्षरों के मोड़ पर हाथ जम जाए, इसलिए घोंटने की पद्धति का भी उपयोग कर सकते हैं। लेखन का क्रम एवं अक्षरों के मोड़ का क्रम लेखन पुस्तिका में दिया जाता है। छात्र लेखन सीखते समय तब वे सही क्रम एवं सही मोड़ बनाए रखें, यह देखते रहना चाहिए। आजकल यह बात खूब उपेक्षित बनती जा रही है। उदाहरण के तौर पर त लिखना हो तो 3 भागों में लिख सकते हैं। जैसा हम देख रहे हैं, ऊपर से नीचे इस तरह का हमने एक जिसे किस तरह हमें ता बनाना है। तो पहला तरीका बताया ऊपर से नीचे, तरीका भी बताया उन्होंने पहले बिंदु में। दूसरे में बाएं से दाएं और फिर तीसरे में ऊपर से नीचे इस तरह। परंतु कुछ लोग ता इस प्रकार 2 भागों में परंतु उल्टे क्रम में लिखते हैं, पहले मात्रा और फिर उल्टे क्रम में। एवं कुछ लोग एक ही भाग में लिखकर उसमें आ की मात्रा लगाते हैं। ऐसा विपरीत क्रम अनेक अक्षरों में पाया जाता है। मात्राओं की स्थिति भी वैसी ही होती है। इसलिए लेखन पुस्तिका में बताए गए क्रम के अनुसार ही लेखन सिखाना चाहिए। स्वतंत्र अक्षरों के बाद शब्द लिखे जाते हैं। शब्द अर्थात एक से अधिक अक्षरों का एक साथ लेखन। ऐसा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी अक्षर एक समान नाप के होने चाहिए। सभी मात्राएं शिरोरेखा के से समकोण पर हों एवं समानांतर हों। अनुस्वर ह्रस्व एवं दीर्घ ई ऊ की मात्राएं ए ओ की मात्राओं के बीच तालमेल बना रहे। इस तरह शब्द लिखने के खूब अभ्यास के बाद वाक्य लिखने की बारी आती है। वाक्यों के लेखन में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। 2 शब्दों के बीच समान दूरी हो, संपूर्ण वाक्य सीधी रेखा में लिखा जाए एवं पहले से लेकर अंतिम तक सभी अक्षर समान नाप के हों। विराम चिन्ह का योग्य उपयोग एवं लेखन हो। यह सब कुछ करने से लिखावट सुंदर एवं शुद्ध बनती है, परंतु यह सब बहुत अभ्यास एवं सावधानी के बाद होता है। इसलिए शिक्षक या माता-पिता को उतावली नहीं करनी चाहिए। सारा जीवन सुंदर एवं शुद्ध लिखावट से लिखना हो तो उसकी प्रारंभिक तैयारी पक्की करना ही चाहिए। महात्मा गांधी ने सच ही कहा है, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है। शब्द रचना एवं शब्द संयोजन, इसके अंतर्गत जिस प्रकार उच्चारण का शुद्ध होना, वाचन का धारा प्रवाह होना, लेखन का सुंदर होना आवश्यक है। उसी प्रकार शब्दों का अर्थ जानना एवं शब्दों की रचना करना भी एक बहुत बड़ा कौशल, भाषा का कौशल है। उदाहरण, एक दूसरे के
उदाहरण, एक दूसरे से एक दूसरे के पूरक हों ऐसे शब्द ढूंढकर जोड़ी बनाना, जैसे गेंद बल्ला, ताला कुंजी, सुई धागा, दही बड़ा इत्यादि। एक दूसरे से विलोम एवं पूरक शब्द ढूंढकर जोड़ी बनाना, जैसे दिन रात, पूर्व पश्चिम, आजकल, काला गोरा इत्यादि। द्विरुक्ति वाले शब्द पढ़ना एवं बनाना, जैसे एक एक, दो दो, कहा कही, चल चल इत्यादि। द्विरुक्ति का दूसरा प्रकार जैसे रातों रात, दिनों दिन, भागम भाग इत्यादि। विशिष्ट प्रकार के विशेषणों की रचना। एक विशिष्ट प्रकार के विशेषणों की रचना करना। एक विशिष्ट प्रकार की द्विरुक्ति जैसे पानी वानी, ताली वाली, पेन वेन इत्यादि। शब्द संयोजन जैसे कि बातचीत, गप गोले, तितर बितर आदि। इस प्रकार भाषा एक आधारभूत विषय है। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए विविध क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम करने चाहिए। गीत पुस्तिका, कहानी संग्रह, नाटक पुस्तिका, कहावत पुस्तिका, निबंध पुस्तिका, शब्दकोश, शब्द चित्रकोश, भाषाकीय खेल आदि अनेकों प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए। भाषा की सामग्री में अन्य विषयों की जानकारी का भी समावेश हो जाता है। शिक्षकों एवं माता-पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे छात्रों में वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करें। इसके लिए घर में एवं विद्यालय में पुस्तकालय अवश्य होना ही चाहिए। छात्रों को हमेशा नियमित पुस्तकालय में ले जाना चाहिए एवं उन्हें पुस्तकों के बीच स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। आचार्य वाघभूषण की प्रस्तुति सबकी अपेक्षा के अनुरूप ही थी। श्रोताओं को आश्चर्य नहीं, आनंद की अनुभूति हो रही थी। प्रतिभावों के लिए रुकना नहीं था। भाषा विषय की और विशेष रूप से आचार्य वाघभूषण की प्रस्तुति के बाद अब हम अगला संगीत विषय इसमें लेंगे। इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग इस विषय को अच्छे से समझें और इसे व्यवहारिक रूप से बच्चों में किस प्रकार से आनंद पूर्वक ग्रहण करने योग्य यह बने, इस पर विचार करते रहें। धन्यवाद।